नमस्कार दोस्तों। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। 200 साल की गुलामी के बाद एक देश आजाद होता है। चारों तरफ गरीबी है, भुखमरी है, पिछड़ापन है। अब सवाल यह है कि ये देश अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा, अपने आर्थिक भविष्य का नक्शा, अपना रोड मैप कैसे तैयार करेगा। इन्हीं बड़े सवालों का जवाब थी भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई सरकारी योजनाएं नहीं थीं। ये नए भारत को बनाने का एक सपना थी, एक संकल्प थी। आप देख रहे हैं टारगेट विद अमित, और आज हम सब मिलकर भारत की इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे सफर को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे इन्होंने हमारे देश की तकदीर लिखने में मदद की। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्लानिंग की नींव पड़ी कैसे। फिर एक एक करके सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी देखेंगे। इसके बाद योजना आयोग से नीति आयोग तक का जो बड़ा बदलाव हुआ उसे समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं और कुछ आसान मेमोरी ट्रिक्स वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सीधे योजनाओं पर कूदने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत को आखिर इस तरह की प्लानिंग की जरूरत पड़ी ही क्यों, और इसकी जड़ें हमारी आजादी से भी कहीं पुरानी हैं। तो ये आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या चीज़? बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां सरकार एक फिक्स टाइम, मान लीजिए 5 साल के लिए कुछ आर्थिक लक्ष्य तय करती है और फिर ये तय करती है कि देश के पास जो भी सीमित संसाधन है, मतलब पैसा, लोग, प्राकृतिक संपदा है, उसका इस्तेमाल उन लक्ष्यों को पाने के लिए कैसे किया जाए। सीधा सा मकसद है कम से कम में ज्यादा से ज्यादा विकास करना। भारत में प्लानिंग का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी प्रेरणा मिली थी 1928 में सोवियत संघ से, जिसने दुनिया का पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। भारत में इसकी पहली आवाज उठाई एम विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब में। फिर 1938 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। यहां तक कि 1944 में देश के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान भी पेश किया था। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा निकला 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना के रूप में। तो इन सारी कोशिशों के बाद बना योजना आयोग। सोचिए, एक ऐसी संस्था जिसके कंधों पर देश की तकदीर लिखने की जिम्मेदारी थी। इसे केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय था। मतलब इसका जिक्र संविधान में नहीं था। इसका अध्यक्ष हमेशा से देश का प्रधानमंत्री होता था और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले अध्यक्ष बने और गुलजारीलाल नंदा जी पहले उपाध्यक्ष। और अब हम उस दौर में एंट्री कर रहे हैं जहां भारत ने योजनाओं के पंखों पर बैठकर अपनी तरक्की की उड़ान भरी। तो चलिए 1951 से लेकर 2017 तक सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं के इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर योजना ने अपने वक्त की चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। साल था 1951 से 1956। देश अभी अभी बंटवारे के जख्म से उभर रहा था। शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या थी और सबसे बड़ी चुनौती थी खाने की, अनाज की जबरदस्त कमी। तो जाहिर है सबसे पहली प्राथमिकता थी देश का पेट भरना। प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में इस योजना का आधार था हैरिड डोमर मॉडल। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बस इतना था कि देश में बचत को बढ़ाओ और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करो ताकि ग्रोथ हो। और उस वक्त सबसे सही इन्वेस्टमेंट था खेती बाड़ी और सिंचाई। इसीलिए भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े डैम बने ताकि खेतों को पानी मिले। और साथ ही देश के भविष्य के लिए 5 IITs की नींव भी इसी दौरान रखी गई। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का। लक्ष्य रखा गया था सिर्फ 2.1% की ग्रोथ का, लेकिन हमने हासिल किया 3.6%। मतलब उम्मीद से कई ज्यादा। और इस जबरदस्त कामयाबी ने आगे की योजनाओं के लिए एक बहुत मजबूत नींव रख दी थी। अच्छा, तो खेती बाड़ी को संभालने के बाद अब फोकस शिफ्ट हुआ। ये महसूस किया गया कि अगर देश को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो भारी उद्योगों यानी हैवी इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है। और यहीं से शुरू हुआ भारत का इंडस्ट्रियल पुश। इस बार योजना का पूरा खाका तैयार किया महान स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस ने। उनका मानना था कि असली आत्मनिर्भरता भारी उद्योगों से ही आएगी। बस फिर क्या था, पूरे देश में स्टील प्लांट्स का एक जाल बिछाया गया। भिलाई में सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से और राउरकेला में पश्चिम जर्मनी की मदद से।
ये सिर्फ कारखाने नहीं थे, इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। ये भारत के समाजवादी रास्ते पर चलने का एक बहुत बड़ा संकेत था। और ये इतना बड़ा और एम्बिशियस प्लान भी लगभग सफल रहा। 4.5% का लक्ष्य था और हमने 4.27% की विकास दर हासिल की। मतलब भारत अब एक इंडस्ट्रियल देश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ चुका था। 2 सफल योजनाओं के बाद हौसले बुलंद थे, तो तीसरी योजना का लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन कहते हैं ना, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। ये योजना एक ऐसे संकट के तूफान में फंसी कि इसके सारे बड़े बड़े लक्ष्य पटरी से ही उतर गए। हुआ ये कि इस दौरान देश पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़ी मुसीबतें एक साथ आ गईं। 1962 में चीन से युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, और उसके ठीक बाद 1965-66 में देश में भयंकर सूखा पड़ गया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि देश का सारा पैसा और संसाधन विकास से हटकर रक्षा और राहत के कामों में लग गया, और इसीलिए ये योजना भारतीय इतिहास की सबसे असफल योजना मानी जाती है। अब जब तीसरी योजना इतनी बुरी तरह से फेल हो गई, तो सरकार ने 5 साल का लंबा प्लान बनाने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाने का फैसला किया। अगले 3 साल तक एक साल की योजनाएं चलाई गई। इसी को प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश कहते हैं। और मजे की बात देखिए, इसी मुश्किल दौर में जब फोकस वापस खेती पर किया गया, तो इसी ने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी। 3 साल के इस ब्रेक के बाद 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया। इस बार 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला, ग्रोथ में स्थिरता लाना, और दूसरा, आत्मनिर्भरता की तरफ और मजबूती से कदम बढ़ाना। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में स्थिरता के साथ विकास का नारा दिया गया, और ये दौर था बड़े और साहसिक फैसलों का। 1969 में एक ही झटके में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ताकि बैंकिंग का फायदा आम आदमी तक पहुंचे। उसी साल ISRO की स्थापना हुई, जिसने भारत के अंतरिक्ष के सपनों को पंख दिए। और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश का जन्म हुआ। एग्जाम के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ISRO की स्थापना, ये 2 इवेंट्स इस प्लान से जुड़े हुए हैं, ये जरूर याद रखना है। अब आती है 5वीं योजना, जो अपने एक बहुत ही पावरफुल नारे और गरीबी पर सीधे हमले के लिए जानी जाती है। ये पहली बार था जब गरीबी को हटाना देश की नेशनल पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल बनाया गया। और वो नारा था, गरीबी हटाओ। ये नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और ये इस योजना की पहचान बन गया। इसका मकसद सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था, बल्कि ग्रोथ का फायदा गरीबों तक पहुंचाना और देश में सामाजिक न्याय लाना था। लेकिन इस योजना के साथ एक बहुत ही अनोखी बात हुई। 1977 में देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, और इस नई सरकार ने इस योजना को समय से 1 साल पहले ही 1978 में खत्म कर दिया। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये इकलौती ऐसी योजना थी जो सिर्फ 4 साल चली। पंचवर्षीय योजना को खत्म करके जनता पार्टी सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लाई, जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा गया। इसका आइडिया ये था कि 5 साल के लिए लक्ष्य फिक्स करने की बजाय हर साल प्लान को रिव्यू किया जाए और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव किए जाएं। ये एक ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि 1980 में कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में वापस आ गई। अच्छा, अब आगे की योजनाओं को हम तेजी से कवर करते हैं उनके मेन फोकस के साथ। 6ठी योजना में फिर से गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया और नाबार्ड की स्थापना हुई। 7वीं योजना का फोकस था आधुनिकीकरण पर, और सेबी का गठन हुआ। फिर 1990-92 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण फिर से 2 साल का ब्रेक आया, जिसके बाद 1991 के ऐतिहासिक LPG सुधार हुए। इन सुधारों के बाद आई 8वीं योजना, जिसने पहली बार मानव संसाधन विकास यानी हेल्थ और एजुकेशन को अपनी प्राथमिकता बनाया। और फिर 11वीं और 12वीं योजना में समावेशी और टिकाऊ विकास जैसे शब्द हमारी प्लानिंग का अहम हिस्सा बन गए। और 12वीं योजना के खत्म होते ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का वो 66 साल लंबा दौर भी खत्म हो गया। इसकी जगह एक नई संस्था ने ली, एक नई सोच के साथ, और ये भारत की प्लानिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट था। अच्छा, तो इस बदलाव को ना सबसे अच्छे से समझने के लिए दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, योजना आयोग का तरीका था टॉप डाउन, मतलब दिल्ली में बैठे लोग प्लान बनाते थे और राज्यों को उसे लागू करना होता था। दूसरी तरफ नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, जिसे हम कहते हैं सहकारी संघवाद। मतलब अब राज्य भी मिलकर नीतियां बनाने में बराबर के हिस्सेदार हैं।
और एक बड़ा फर्क ये भी है कि योजना आयोग के पास राज्यों को पैसा देने की पावर थी, जबकि नीति आयोग सिर्फ एक थिंक टैंक है, एक सलाहकार है। वो पैसा नहीं बांटता, वो काम वित्त मंत्रालय करता है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, यानी हमारा एग्जाम स्पेशल रैपिड फायर राउंड। यहां हम उन फैक्ट्स को फटाफट देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत कॉमन सवाल आता है योजनाओं के बीच के गैप्स को लेकर। तो याद रखिए, प्लानिंग के इतिहास में कुल 3 गैप्स आए। पहला 1966 से 69 तक 3 साल का प्लान हॉलिडे, दूसरा 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान का दौर, और तीसरा 1990 से 92 तक 2 साल की वार्षिक योजना है। दूसरा हॉट टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये 2 स्टेप्स में हुआ था। पहला 1969 में चौथी योजना के दौरान, जब 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया, और दूसरा 1980 में छठी योजना के दौरान, जब 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। ये दोनों ही डेट्स और प्लान नंबर बहुत जरूरी है। और अब सबसे फेमस नारे और उद्देश्य, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है। तो पहली योजना मतलब कृषि, दूसरी मतलब भारी उद्योग, 5वीं योजना का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए गरीबी हटाओ, 8वीं योजना मतलब मानव संसाधन विकास, और 11वीं और 12वीं योजना में समावेशी और टिकाऊ विकास पर फोकस था। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे एक सुपर फास्ट रिकैप के जरिए दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेते हैं। अगली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ये आपके नोट्स के लिए बहुत काम आएगी। तो ये रही वो मास्टर टेबल, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी 66 साल की कहानी एक नज़र में। पहली योजना से लेकर आखिरी 12वीं योजना तक, हर योजना का टाइम पीरियड और उसका सबसे ज़रूरी फोकस या इवेंट, सब कुछ यहाँ है। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस पूरे लंबे सफ़र से हमने क्या सीखा? क्या है वो बड़ी बातें जो हमें याद रखनी है? चलिए संक्षेप में समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ कुछ सरकारी फाइलें नहीं थीं, वे आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ये वो रोडमैप था जिसने एक बेहद कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देश को धीरे धीरे एक आत्मनिर्भर और विकासशील राष्ट्र में बदला। पंचवर्षीय योजनाओं का दौर तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए प्लानिंग करने की चुनौती आज भी हमारे सामने है। तो एक सवाल मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, आने वाले दशकों के लिए भारत का अगला सबसे बड़ा आर्थिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।